हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का जो हम लोग का पहला पेपर है वो है बाल विकास का। तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूंगी। तो हम लोगों के बाल विकास की ये 34 क्लास है। मैंने आपको 33 क्लास करा दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने उन 33 क्लास को ना देखा हो तो उनको देखिए और क्या करिए, प्रॉपर नोट्स बहुत अच्छी तरीके से बना लीजिए, क्योंकि आप लोग जब क्लास बिल्कुल क्रम से लेते चलोगे तभी आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आएंगी, क्योंकि चीज़ें क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था बुद्धि लब्धि के बारे में कि बुद्धि लब्धि क्या होता है, इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है। तो बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ये सब मैंने आपको कल बता दिया था। आज की जो क्लास है अब उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि टर्मन ने बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया है। जो टर्मन थे उन्होंने क्या किया है, बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण किया है। तो किस प्रकार से किया है इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग चीज़ों को समझते चलिए और क्या करिए, नोट्स भी बिल्कुल साथ साथ बनाते चलिए। तो बुद्धि लब्धि और बुद्धि वर्ग यानी इंटेलिजेंस ग्रुप और बुद्धि लब्धि यानी IQ। तो चलिए जानते हैं कि जिन बच्चों का IQ लेवल होता है किस हिसाब से, तो उनको किस वर्ग में रखा गया है इस बारे में जानते हैं। जिन बच्चों का IQ लेवल होता है 140 से अधिक, उन बच्चों को क्या बोला जाता है, उन बच्चों को बोला जाता है प्रतिभाशाली। इसके बाद जिन बच्चों का जो बुद्धि लब्धि यानी IQ लेवल होता है 120 से 139 तक, उनको बोला जाता है प्रखर बुद्धि के बच्चे। इसके बाद जो अब आते हैं 110 से 119 तक के, उनको बोला जाता है श्रेष्ठ बच्चे। इसके बाद जो आते हैं 90 से 109 तक, उनको बोला जाता है सामान्य बच्चे। इसके बाद जो आते हैं 80 से 89 तक, उनको बोला जाता है मंद बुद्धि के बच्चे। इसके बाद जो आते हैं 70 से 79 तक के, उनको बोला जाता है क्षीण बुद्धि के बच्चे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो आते हैं 50 से 69 तक के, उनको बोला जाता है मूर्ख बुद्धि के बच्चे। इसके बाद जो आते हैं 25 से 49 तक, उनको बोला जाता है मूढ़ बुद्धि वाले वर्ग के बच्चे। इसके बाद जिनका IQ लेवल होता है 0 से 24 तक का, उनको बोला जाता है जड़ बुद्धि वाले बच्चे। अब तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी कि IQ लेवल के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, बच्चों के जानते हैं कि जिन बच्चों का 140 से अधिक होता है वो बच्चे किस कैटेगरी में रखे गए, तो उनको बोला जाता है प्रतिभाशाली बच्चे। जिन बच्चों का IQ लेवल 120 से 139 तक के बीच में होता है, उनको बोला जाता है प्रखर बुद्धि के बच्चे। इसके बाद जिनका IQ लेवल होता है 110 से 119 तक, उनको बोला जाता है श्रेष्ठ बुद्धि के वर्ग के बच्चे। इसके बाद जिनका होता है 90 से 1 से 9 तक के बीच में, उनको बोला जाता है सामान्य। इसके बाद जिनका होता है 80 से 89 तक, उनको बोला जाता है मंद बुद्धि। इसके बाद जिनका होता है 70 से 79 तक, उनको बोला जाता है क्षीण बुद्धि के वर्ग के बच्चे। इसके बाद जिनका होता है 50 से 69 तक, उनको बोला जाता है मूर्ख बुद्धि वाले। इसके बाद आता है जिनका 25 से 49 तक, उनको बोला जाता है मूढ़। इसके बाद जिनका 0 से लेके 24 तक होता है IQ लेवल, ऐसे बच्चों को बोला जाता है जड़ बुद्धि वाले बच्चे। तो आई होप कि आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब जो हम लोग का अगला टॉपिक है वो क्या कह रहा है, अगला टॉपिक कह रहा है बुद्धि परीक्षण यानी इंटेलिजेंस टेस्ट। इसके बारे में जानते हैं कि इसकी जो मनोवैज्ञानिक हैं उन लोगों ने किस तरीके से विचार दिया है और क्या बताया है, इसके बारे में जानते हैं। तो मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तिगत भिन्नताओं को मापने के लिए अनेकों प्रकार के परीक्षण बनाए। जो मनोवैज्ञानिक थे इन लोगों ने क्या किया है, जो व्यक्तिगत भिन्नताएं थी, यानी व्यक्तिगत भिन्नताएं का मतलब क्या होता है कि सब में अलग अलग भिन्नताएं होंगी, सब लोग समान तो होंगे नहीं। तो क्या कहा जा रहा है कि मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तिगत भिन्नताओं को मापने के लिए अनेकों प्रकार के परीक्षण बनाए। इनमें बुद्धि का मापन करने के लिए बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। यानी बुद्धि का मापन करने के लिए क्या किया, बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। यानी कि किसकी बुद्धि किस हिसाब से, तो ये किसके माध्यम से पता चलेगा, ये बुद्धि परीक्षण के माध्यम से पता चलेगा। बुद्धि परीक्षण शिक्षा की बहुत ही समस्याओं का समाधान करने में सहायक है। क्या कहा जा रहा है कि जो बुद्धि परीक्षण होता है तो ये शिक्षा की बहुत सी समस्याओं को क्या करता है, समाधान करने में सहायता करता है। यानी कोई प्रॉब्लम होगी तो उसका सलूशन निकालने में क्या करता है, हेल्प करता है। बुद्धि परीक्षण का सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन यूरोप में आरंभ हुआ था। यानी जो बुद्धि परीक्षण था तो इसका तो सबसे पहले परीक्षण कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था यूरोप में। इसके बाद 1879 ईस्वी में जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक वुंट ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की।
कौन से मनोवैज्ञानिक थे? वुंट ने। कहाँ पे की थी? प्रयोगशाला स्थापित की थी। कौन से सन में? 1879 ईस्वी में। कहाँ के थे? जर्मनी के रहने वाले थे। यानी 1879 ईस्वी में जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक वुंट ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। इस प्रयोगशाला में बुद्धि का मापन यंत्रों के द्वारा किया जाता था। क्या किया जाता था? बुद्धि का मापन यंत्रों के द्वारा किया जाता था। अन्य वैज्ञानिकों ने भी बुद्धि परीक्षणों पर कार्य किया, और जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने भी क्या किया? उन्होंने भी परीक्षणों पर क्या किया? कार्य किया, यानी वर्क किया। फ्रांस के अल्फ्रेड विने, अमेरिका के थार्नडाइक और टारमैन थे। इन लोगों ने भी क्या किया? इन लोगों ने भी बुद्धि परीक्षण को किया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो अगले मनोवैज्ञानिक हैं वो सब लोगों की क्या राय है? जो गाल्टन, कैटल, पियर्सन आदि मनोवैज्ञानिकों ने भी बुद्धि परीक्षणों का क्या किया? निर्माण किया। लेकिन ये परीक्षण मानसिक क्रियाओं को मापते थे, इसलिए ये बुद्धि परीक्षण नहीं है। ये क्या करते थे? ये मानसिक क्रियाओं को नापते थे, इसलिए क्या है? ये बुद्धि परीक्षण नहीं है। अल्फ्रेड विने ने 1905 ईस्वी में साइमन की सहायता से अलग अलग आयु के बच्चों की बुद्धि परीक्षण के लिए प्रश्नावली तैयार की, जिसे विने साइमन बुद्धि मापन कहा गया। अल्फ्रेड विने ने क्या किया था? 1905 ईस्वी में साइमन की सहायता से। साइमन कौन थे? अल्फ्रेड विने के फ्रेंड थे। तो अल्फ्रेड विने ने क्या किया? 1905 में साइमन की सहायता से अलग अलग आयु के बच्चों की बुद्धि परीक्षण के लिए प्रश्नावली तैयार की। यानी अलग अलग बुद्धि के जो बच्चे थे उनके लिए क्या की? प्रश्नावली तैयार की, जिसे विने साइमन परीक्षण, विने साइमन बुद्धि मापन कहा गया। क्या कहा गया? कहा गया विने साइमन बुद्धि मापन कहा गया। इसके बाद जो फिर अब लोग आगे बढ़ते हैं। अब 1908 ईस्वी में विने साइमन स्केल में सुधार किया गया। यानी 1908 में क्या किया गया? 1908 ईस्वी में विने साइमन स्केल में क्या किया गया? सुधार किया गया। टर्मन ने सन 1913 से 1916 के बीच विने साइमन स्केल का संशोधन किया और इसका नाम स्टैनफोर्ड विने स्केल रखा। टर्मन ने क्या किया? 1913 से और 1916 के बीच में, यानी इन्होंने कितने साल का टाइम लिया? इन्होंने 3 साल का टाइम लिया। तो टर्मन ने क्या किया? 1913 से 1916 के बीच में क्या किया? विने साइमन स्केल का संशोधन किया। यानी मतलब क्या किया? संशोधन किया, और इसका नाम क्या रखा? और इसका नाम स्टैनफोर्ड विने स्केल रखा। संशोधन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को क्या करना? सही करना। और फिर इसका नाम क्या रखा? इसका नाम रखा स्टैनफोर्ड विने स्केल रखा। अब इसके बाद 1937 में टर्मैन और मेरिल ने इसमें कुछ सुधार किया और इसका नाम टर्मैन मेरिल स्केल रखा। ठीक, तो क्या हुआ? सब लोगों ने मतलब जो जिसमें गलतियां थी तो एक के बाद क्या हुआ? एक लोग आते गए और क्या किया? जो चीज़ में गलती थी तो उसको क्या किया? सुधार किया, और इसी हिसाब से क्या किया? फिर नाम रखा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहा जा रहा है कि इंग्लैंड तथा अमेरिका में बालकों की बुद्धि मापन के लिए इन्हीं परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पे? इंग्लैंड तथा अमेरिका में बालकों की बुद्धि परीक्षण को मापने के लिए, यानी कि जो बालक हैं उनका माइंड किस हिसाब का है, तो इसके मापन के लिए क्या किया जाता है? इन्हीं परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहा जा रहा है कि भारत में डॉक्टर सोहनलाल, डॉक्टर जलोटा और पंडित लज्जा शंकर तथा डॉक्टर भाटिया आदि ने अनेकों बुद्धि परीक्षण तैयार किए। जो अनेकों बुद्धि परीक्षण तैयार किए कई मनोवैज्ञानिकों ने किए। भारत में किसने किसने किया? भारत में डॉक्टर सोहनलाल ने, डॉक्टर जलोटा और पंडित लज्जा शंकर तथा डॉक्टर भाटिया आदि ने अनेकों बुद्धि परीक्षण क्या किया? तैयार किया। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग का अगला टॉपिक आ रहा है वो क्या कह रहा है? अगला टॉपिक कह रहा है कि बुद्धि परीक्षण के प्रकार, यानी काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। इसके बारे में जानते हैं कि बुद्धि परीक्षण के प्रकार कौन कौन से होते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है वो कह रहा है बुद्धि परीक्षणों को 2 भागों में बांटा गया है। यानी जो बुद्धि परीक्षण इसको कितने भागों में बांटा गया? तो इसको बांटा गया है 2 भागों में। कौन कौन से? जो पहला है वो कह रहा है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, और जो दूसरा है वो कह रहा है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का मतलब क्या होता है? एक समय में एक व्यक्ति, केवल क्या होता है? एक समय में केवल एक ही व्यक्ति को क्या किया जाता है? जाना जाता है, यानी शिक्षा दी जाती है और उसके बारे में जाना जाता है। और जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है ये क्या होता है? एक साथ अनेकों व्यक्तियों को परीक्षण किया जाता है। और जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है वो क्या होता है? उसमें केवल एक व्यक्ति को, जैसे इंटरव्यू होता है तो आप लोगों ने देखा होगा जब इंटरव्यू हुआ करता है तो एक लोग ये तो जाया करते हैं देने, फिर उसके बारे में फिर जब वो पूरा बता देंगे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके बाद फिर क्या होता है? दूसरा व्यक्ति जाता है। तो इस तरीके से होता है कि नहीं होता? सामूहिक बुद्धि परीक्षण का मतलब क्या होता है? जो एग्जाम वगैरह हुआ करते हैं
तो यहाँ पर क्या हुआ करता है, यहाँ पर कई सारे बच्चे एक साथ देते हैं, तो इसका मतलब ये होता है व्यक्तिगत का मतलब क्या होता है कि एक समय में एक व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण, और जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि एक समय में कई सारे बच्चों को जांचना। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहा जा रहा है, अब कहा जा रहा है कुछ बुद्धि परीक्षणों को प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। अब चलिए जानते हैं कि दो भागों में कौन कौन से भाग हैं जिनमें क्या किया गया है, बांटा गया है। जो पहला कह रहा है वो कह रहा है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, और दूसरा कह रहा है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है, भाषा के द्वारा उत्तर देना। जब कोई चीज़ में भाषा के द्वारा उत्तर दिया जाता है तो ये क्या होता है, शाब्दिक। शाब्दिक मतलब शब्द या भाषा के द्वारा उत्तर देना, और जो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है तो ये चित्रों के द्वारा अंतर पता करना, ये होता है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ये दोनों परीक्षणों को निम्न 4 भागों में रखा जा सकता है। कौन कौन से दो परीक्षण, एक ये शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और एक ये अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, और एक कौन था, एक ये व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और एक ये सामूहिक बुद्धि परीक्षण। इन सबको क्या किया गया है, इनको रखा जा सकता है कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया है। ये दोनों परीक्षणों को निम्न 4 भागों में क्या किया गया है, रखा गया है या बांटा जा सकता है। पहला कह रहा है वैयक्तिक या व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, और जो दूसरा है वो क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है वैयक्तिक या व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। जो तीसरा है वो क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, और जो चौथा है वो क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अब इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल डीप में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। जो पहला आ रहा है वो आ रहा है वैयक्तिक या व्यक्तिगत या शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यही तक रखते हैं। तो आप लोगों ने क्या किया होगा, चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझा होगा। इसमें जो स्टार्टिंग में था वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बुद्धि परीक्षण जो मैंने आपको बताया इसमें कुछ समझाने जैसा भी नहीं है इतना ज़्यादा। तो यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को क्या होंगी, बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आई होंगी। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग क्या करते हैं, यहीं तक रखते हैं। आप लोग क्या करिए, नोट्स भी बहुत अच्छी तरीके से बना लीजिए। तो यहाँ पे क्या था, मैंने आपको बताया कि जो बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण है ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, लिख के आ जाएगा कि 140 से अधिक जिन बच्चों का IQ लेवल होता है उन बच्चों को क्या बोला जाता है, ये आ सकता है आप लोगों के एग्जाम में। इसके बाद फिर जो आया बुद्धि परीक्षण, इसमें थोड़ा मनोवैज्ञानिकों के बारे में पूछ लेगा, बाकी इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये नहीं है। इसके बाद फिर क्या बताया, बुद्धि परीक्षणों के प्रकार, इसमें भी थोड़ा आप लोगों को ध्यान देना है कि जो बुद्धि परीक्षण होता है तो इसके प्रकार क्या होते हैं। फिर मैंने आपको बताया कुछ बुद्धि परीक्षणों का प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है, तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, इनके बारे में भी आप लोगों को क्या करना है, ध्यान देना है। इसके बाद ये दोनों परीक्षणों को निम्न 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से थे, वैयक्तिक या व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, वैयक्तिक या व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ये चीज़ थोड़ा क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको क्या करना है, चीज़ों को समझते चलना है बहुत अच्छी तरीके से, और क्या करना है, नोट्स भी बहुत अच्छी तरीके से बनाना है। तो आप लोग क्या करिएगा, अब जो क्या होगा, अब जो ये होंगे क्या कहा जाता है, ये वैयक्तिक व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, और जो वैयक्तिक व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, असामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और जो सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, इन सब के बारे में क्या है हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए आज क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप क्या करिएगा, वीडियो को दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा जिससे क्या उनकी भी हेल्प हो सके, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से ऐड हुए तो उससे भी हो जाएगी, उसको जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, तो वहाँ पर भी आप लोगों को टाइम टू टाइम क्या होता है, नोटिफिकेशन मिलती रहती है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।